गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द एजुकेशन कैंपस में। और मैं हूं आपके साथ राजीव कुमार। और मैं आज लेके आया हूं हिंदी इलेक्टिव का। देखिए, जैक जो है 2023 का जो पैटर्न है एग्जाम का 11th का, उसका एक हिंदी का मॉडल पेपर जारी कर दिया है। ठीक है, किसका जारी कर दिया है? हिंदी विषय का, हिंदी इलेक्टिव का। ठीक है ना, क्लास 11th। इसमें आपको जो है एक मॉडल बताया जा रहा है मॉडल पेपर में कि समय जो एग्जाम का उसमें 1 घंटा मिलेगा, और पूर्णांक जो है फुल मार्क्स जो होगा वो कितने का होगा? 40 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं कि जो जैक ने मॉडल पेपर जारी किया है कुछ दिन पहले, उसमें कैसे प्रश्न दिए हुए हैं और उसका उत्तर किस प्रकार आपको देना है, या फिर आप जो पढ़ें उसमें से आप जो मॉडल पेपर से आप एग्जाम में जो अगर इस तरह से अगर आपके एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, तो आप इसका उत्तर कैसे देंगे और किस तरह से इसको बनाना है। फिलहाल यहाँ पे इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूँ जैक के द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया गया है हिंदी इलेक्टिव का, इसमें जो प्रश्न है इसके उत्तर मैं यहाँ पर एक एक करके आपको आज बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए जो है आज चैप्टर की क्या करते हैं, मतलब इस मॉडल पेपर का जो है शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें गद्यांश दिया हुआ है, मतलब क्वेश्चन 1 नहीं है। ठीक है, ये क्या दिया गया? ये गद्यांश दिया गया है। थोड़ा सा इशू है, अपने आप ठीक हो जाएगा 2 मिनट में। हाँ, देखिए ये जो है कोई क्वेश्चन नहीं है। अब यहाँ पे मैं बुलेट दे सकता हूँ इसको। ठीक है ना, कह रहा है निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 4 के लिए सही विकल्प का चयन करें। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या करना है, दिया हुआ जो गद्यांश है ये वाला, इस गद्यांश को आपको क्या करना है? पढ़ना है। चलिए पढ़ते हैं, उसके बाद 4 प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि संस्कृति की शाश्वत, ध्यान समझिएगा, संस्कृति की शाश्वत धारा का निर्माण वाल्मीकि, व्यास, नानक, कबीर, सूर, तुलसी, निराला, रविंद्र भारती, कुरुप्पू जैसे महाकवियों एवं मनीषी चिंतकों, आध्यात्मिक पुरुषों से होता है। ठीक है, किसका निर्माण होता है? शाश्वत धारा, संस्कृति की शाश्वत धारा का निर्माण इन महाकवियों और मनीषी चिंतकों द्वारा किया जाता है, जो यहाँ पे नाम दिया गया है। यह सत्वगुणी भावधारा है। ठीक है, सत्भाव में चलते हैं ये लोग। इन व्यक्तियों की प्राण शक्ति सांसारिक सुख सुविधाओं के अधीन होकर वह नहीं होती। यानी ये जो लोग हैं ये संसार की सुख सुविधाओं के अधीन होकर ये अपना जीवन नहीं बिताते हैं, अपितु ये सत्वधर्मी स्थिर स्मृति में रहते हुए, है ना, अत्यल्प साधनों से राष्ट्र की चेतना को पोषित करते हैं। यानी कम से कम साधनों में भी ये राष्ट्र की चेतना को क्या करते हैं? पोषते रहते हैं, सही गलत का फर्क बताते रहते हैं समाज को। इनके संकल्प और सृजन से लोक में उच्चतम जीवन आदर्शों की क्या होती है? स्थापना होती है। किनके संकल्प? ये जो महाकवि और मनीषी जो चिंतक है जिनका मैंने ऊपर नाम लिया, उनके संकल्प और सृजन से लोक में उच्चतम जीवन आदर्शों की स्थापना थी। लोक मतलब पृथ्वी पर, इंसानी जीवन में। और इन पर बाह्य जगत का शासन नहीं चल सकता। किसी राजनीतिक या आर्थिक व्यवस्था को इनकी अनुरूपता स्वीकार करनी पड़ती है। सर्वोच्च राजनीतिक और आर्थिक अवस्थाएं जब शाश्वत का अनुपालन करती है तभी सार्थक हो जाती है। तो चलिए यहाँ पे मैंने गद्यांश पढ़ लिया है, अब एक एक करके क्वेश्चन को देखेंगे, आखिरकार इसका सही आंसर क्या होगा। तो कहता है संस्कृति का शाश्वत धारा के निर्माण में कौन सहायक है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ग, महाकवि और मनीषी चिंतक। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया होगा महाकवियों और मनीषी चिंतकों, है ना, इन्हीं के द्वारा निर्माण किया जाता है। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? पहला का बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 में कहता है कि लोक में उच्चतम जीवन आदर्शों की स्थापना कौन करते हैं? तो सत्वधर्मी। देखो यहाँ पे लिखा ना, सत्वगुणी या फिर सत्वधर्मी। अब देखिए यहाँ पे सत्वधर्मी, अपितु ये सत्वधर्मी स्मृति, स्थिर स्मृति में रहते हुए अत्यल्प साधनों से राष्ट्र की चेतना की क्या करते हैं? को पोषित करते हैं। तो जीवन के आदर्शों की जो है ना, कहता है ना, इनके संकल्प, किनके? सत्यधर्मी के। ये क्या करते हैं? लोक में उच्चतम जीवन आदर्शों की स्थापना होती है। तो किनके वजह से? तो सत्वधर्मी। इसका सही जवाब क्या होगा? सत्वधर्मी। प्रश्न नंबर 3 पे चलेंगे, कहता है राजनीतिक और आर्थिक अवस्थाएं किस बात का अनुपालन करके सार्थक हो पाती है? तो शाश्वत का, है ना, शाश्वत का अनुपालन करके ही सार्थक हो पाती है। प्रश्न नंबर 4 में कहता है कि व्यय का विलोम शब्द क्या है? तो व्यय का मतलब होता है खर्च, और खर्च का यानी कि, है ना, तो उल्टा क्या होगा? आय, है ना, आय और व्यय, ये हो गया इसका विलोम शब्द। अब अगले प्रश्न में चलेंगे। यहाँ पे गद्यांश की जगह पर अब क्या आया? दूसरा
पद्यांश आया है। कहता है निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर, ठीक है, ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से 8 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो चलिए पद्यांश पढ़ते हैं। कहता है छिप छिप अश्रु बहाने वालों, छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ बहाने वालों, यानी आंसू को यहाँ पे क्या बताया गया है, मोती बताया गया। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करते। सपना क्या है, नयन सेज पर सोया हुआ आंख का पानी, और टूटना है उसका ज्यों जागे कच्ची नींद, नींद जवानी, है ना। अगर कच्ची नींद टूट गई तो उसका मतलब सपना टूट गया, ठीक है। इससे हमारा जीवन नहीं मरा करता। गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता, ठीक है। अब ये पद्यांश हमने पढ़ लिया, आपको भी थोड़ा बहुत कुछ कुछ समझ में आया होगा, लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है देखिए। कहता है कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता, पंक्ति का क्या तात्पर्य है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन का, कुछ आशाएं पूरी ना भी हो तो भी जीवन नष्ट नहीं होता, ठीक है। इस पंक्ति से हमें यही सीख मिलती है। दूसरा यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है 6ठा नंबर कि अश्रु की उपमा कवि ने किससे दी, यानी अश्रु की तुलना, आंसू की तुलना किससे किया जा रहा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन का, मोती से किया जा रहा है, ठीक है। आंसू को कंपेयर किससे किया जा रहा है, मोती से। यानी कि यहाँ पे देखेंगे आप तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, छिप छिप आंसू बहाने वालों, मोती व्यर्थ बहाने वालों। तो आंसुओं को यहाँ पे क्या कहा गया है, मोती कहा गया। और जब हम किसी एक वस्तु की तुलना किसी दूसरे वस्तु से करते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं उपमा अलंकार। क्या कहते हैं उसको, उपमा अलंकार। तो यहाँ आंसू जो है, अश्रु जो दिया हुआ है, तो इस अगर बोलेंगे इसमें अगर ये दिया हो इस तरह से कि छिप छिप अश्रु बहाने वाले, अश्रु बहाने वाले क्या है ये, तो इसमें अश्रु जो है हमारे लिए क्या है, उपमा है। क्या ये, उपमा, ध्यान रखिएगा। तो अश्रु की उपमा जो है कवि ने किससे दी है, तो इसका सही जवाब होगा मोती से, यानी कि अश्रु की तुलना किससे किया है, मोती से किया है। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है, प्रस्तुत काव्यांश के माध्यम से कवि ने क्या प्रेरणा दी है। निराश होकर हार जाने की, बिल्कुल नहीं। स्वयं से लड़ने की, बिल्कुल नहीं। निराशा त्याग कर कर्मशील बनने की, बिल्कुल सही जवाब इसका होगा ऑप्शन ग। समाज को त्याग कर जीने की, नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो प्रश्न नंबर 7 का सही जवाब होगा ऑप्शन ग। प्रश्न नंबर 8 पे चलेंगे। कहता है छिप छिप अश्रु बहाने वालों, ठीक है, मोती व्यर्थ बहाने वालों, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2-3 इसमें जो है अलंकार दे दिया गया, लेकिन हमें ऑप्शन भी तो देखना है ना, ठीक है। इसमें पहला जो है आप देख सकते हैं, इसमें छिप छिप, कंपेयर में बता रहा हूँ, छिप छिप यानी कि ये भी छ से शुरू है, ये भी छ से शुरू है, लेकिन क्या है, दोनों शब्द का अर्थ अलग अलग नहीं है बल्कि सेम सेम है। तो छिप छिप मतलब वर्ड सेम है और अर्थ भी सेम निकले, ठीक है। छिप छिप लिखा हो, वर्ड जो है एक जैसा हो और उसका अर्थ भी एक जैसा निकलता हो, बीच में संयोजक चिन्ह हो, ठीक है ना, बीच में संयोजक चिन्ह हो। तो ऐसे में इसमें जो अलंकार होगा वो होगा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, ठीक है। जब शब्दों की रिपीटेशन हो, है ना, आवृत्ति हो, तो कौन सा, पुनरुक्ति प्रकाश। ध्यान रहे, शब्द सेम हो, बीच में संयोजक चिन्ह हो, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। पर ध्यान रहे इसमें अश्रु भी दिया हुआ है, अश्रु भी दिया हुआ है, तो इसमें अश्रु जो है वो उपमा अलंकार है, लेकिन यहाँ उपमा तो कहीं दिया हुआ नहीं है, इसलिए दिया हुआ कौन सा, पुनरुक्ति प्रकाश। तो 8वां का सही आंसर होगा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 पे चलेंगे। 9 क्या कहता है, खंड ख में दिया है रचनात्मक लेखन और व्यक्ति माध्यम से। कहता है जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या है, सूचना देना, शिक्षित करना, रोजगार संबंधी जानकारी देना, या इनमें सभी। तो इसका जवाब होगा इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है, पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूल भाव सक्रिय रहता है, संवेदना, जिज्ञासा, आर्थिक सहायता या फिर प्रतिस्पर्धा। तो सही जवाब होगा जिज्ञासा। ये जो मूल भाव है हमेशा सक्रिय, यानी कोई भी चीज के बारे में जिज्ञासा रखना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 11 कहता है विचारों के आदान प्रदान की सबसे प्राचीन शैली कौन सी थी, तो पत्राचार। हम पत्र के माध्यम से अपने विचार एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते थे। टेलीफोन, इंटरनेट और फैक्स तो बाद में आए, ठीक है। तो प्राचीन शैली हमारा पत्राचार हो गया। प्रश्न नंबर 12 कहता है भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट, ध्यान रहे ये अंग्रेजी अखबार था, का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो इसका सही जवाब होगा 1780। बंगाल गजट सबसे पहले बंगाल में, कलकत्ता में इसका प्रकाशन होता है।
ठीक है, ये अंग्रेजी अखबार होता है। कभी कभी सवाल पूछेगा कि भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार हिंदी समाचार पत्र, ठीक है, कौन सा था, तो उसका होगा उदंत मार्तंड, उदंत मार्तंड, ध्यान से रखिएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 पे चलेंगे। समाचार के मुद्रण माध्यम में किसे शामिल किया गया है, समाचार पत्र को। ठीक है, यहाँ पे पत्रिकाएं होगा, यहाँ लिखा हुआ है पचिकाएं, ठीक है ना, पत्रिकाएं, पंपलेट्स या ये सभी। देखिए मुद्रण मतलब होता है छपना, तो समाचार पत्र भी छपता है, पत्रिकाएं भी छपती है, पंपलेट भी छपता है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 14 पे चलेंगे। संपादकीय किसके द्वारा लिखा जाता है, तो संपादकीय लिखा जाता है संपादक के द्वारा, ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब। प्रश्न नंबर 15 पे चलेंगे। 15 कहता है फीचर में तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग होता है, कैसा ढंग होता है। देखिए फीचर कभी मनोरंजक नहीं होगा, नीरस नहीं होगा, ज्यादा संकुचित भी नहीं होगा, यानी क्या होता है, फीचर व्यापक होता है। डिटेल में किसी भी चीज के बारे में फीचर लिखा हो तो उसका पूरा व्याख्यात्मक, विवरणात्मक, ठीक है, पूरी अच्छे तरीके से उसका विवरण दिया रहेगा, और जब पूरा विवरण दिया रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, व्यापक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 कहता है औपचारिक पत्र में किन पत्रों को किया जाता है, मतलब क्या किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, औपचारिक पत्र में किन पत्रों को किया जाता है, नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, सम्मिलित किया जाता है। क्या होना चाहिए, सम्मिलित, यहां मैं लिख देता हूं, ठीक है ना, सम्मिलित। सम्मिलित, ठीक है, ओहो है भैया, सम्मिलित, ठीक है ना, किन पत्रों को सम्मिलित किया जाता है, तो इसका सही जवाब होगा क्या, संपादकीय नाम के नाम पत्र, बिल्कुल, लेटर टू द एडिटर होता है, शिकायती कंप्लेन लेटर भी होता है, व्यावसायिक बिजनेस लेटर भी होता है, तो इसका मतलब ये सभी होगा, इनमें से सभी। तो प्रश्न नंबर 16 का आंसर ये सभी होंगे। 17वां प्रश्न नंबर क्या कहता है, रिमाइंडर को हिंदी में क्या कहते हैं। देखिए रिमाइंडर मतलब किसी भी चीज को पुनः याद दिलाना, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं, रिमाइंडर, रिमाइंड कर देना, पुनः याद दिला देना, इसको हिंदी में कहते हैं अनुस्मारक। क्या कहते हैं इसको, अनुस्मारक, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 18 क्या कहता है कि नोटिस को हिंदी में क्या कहा जाता है, नोटिस को सूचना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सूचना। अब खंड ग में चलेंगे, ग क्या कहता है, देखिए अब ये बुक से आ गया है, कहता है निम्नलिखित पद्यांश ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न नंबर 19 से 22 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। चलिए तो पढ़ते हैं पद्यांश। कहता है मुरली तऊ गोपाल ही भावती, सुनेरी सखी यद्यपि नंदलाल ही, नाना भांति नचावती, राखती एक पाई ठाड़ो करी अति अधिकार जनावती। अर्थात मुरली तो है ना, मुरली को जो है, मुरली तो गोपाल ही भावती, यानी जो मुरली है वो किसको पसंद है, गोपाल को पसंद है। ठीक है, किसको पसंद है, गोपाल को पसंद है। सुन रे सखी, अब यहाँ पे गोपी जो है यानी राधा जो है अपने सखियों से कहती है, क्या, एक सखी दूसरे सखी से, राधा का जिक्र नहीं है बल्कि एक सखी दूसरे सखी से कहती है, गोपियों से कहती है, जो नंदलाल है ना, नंदलाल, नंदलाल किसे कहा गया, गोपाल को, नंद के लाल, ठीक है, उसको नाना भांति नचाती है। कौन नचा रहा है, नाना भांति मतलब अलग अलग प्रकार से, है ना, नचाती है, नचावती, कौन नचवा रहा है, मुरली नचवा रहा है। राखती एक पाई ठाड़ी कर, और उसको कभी कभी तो एक पैर पे खड़ा कर देता है, कौन, मुरली, अपने धुन से, अपने सुर से। अति अधिकार जनावती, इस पर तो बहुत अधिक जो है सो अधिकार जता रही है, कौन जता रही है, मुरली। अब ये अगर समझ में आ गया हो तो आपको प्रश्न नंबर 19-20 भी समझ में आ जाएगा। सबसे पहली बात, प्रस्तुत पंक्ति जो है वो उसके कवि कौन है, आपको ये बताना है, प्रस्तुत पंक्ति के कवि कौन है, कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास या पद्माकर। सही जवाब होगा ऑप्शन ख, सूरदास। प्रश्न नंबर 20, प्रस्तुत काव्यांश की भाषा क्या है, तो ब्रज भाषा है। देखिए सूरदास का जो संबंध है वो ब्रज भाषा से, ठीक है, वैसे सूरदास जो है सो कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं। प्रश्न नंबर 21, किसे एक पांव पर खड़ा करके रखा जाता है, तो गोपाल को एक पांव पर खड़ा करके रखा जाता है। पंक्ति से स्पष्ट है इसका आंसर। नंदलाला को कौन नचाता है, नंदलाला ने, नंद के लाला, है ना, गोपाल के यानी कृष्ण के पिता का नाम क्या था, नंद, माँ का नाम यशोदा, तो नंद के लाला, तो नंद लाला को कौन नचाता है, गोपाल, सखी, मुरली या गोपी, तो सही जवाब मुरली नचाता है। अब आगे देखिए कुछ प्रश्न दिए हुए हैं।
कहता है बोरत तो बोरियो पे निचोरत बने नहीं। देखिए भैया, बोरत मतलब यहाँ समझिए, ये जो है पंक्ति में किस त्योहार का वर्णन किया गया है, तो सही जवाब होगा होली का। ठीक है, यहाँ पे जो ब्रज का, यूं कह सकते हैं कि वृंदावन का जो होली है उस पर जिक्र किया गया है ना। तो कृष्ण की नगरी में होली जब मनाया जाता है तो जितने भी वहाँ की गोपियां होती है, वे जब एक बार उनको रंग पड़ जाता है तो उसे लगता है कि इसे हम श्याम के रंग में, है ना, पूरे भींग गए। मुझ पर क्या चढ़ गया, श्याम का रंग। श्याम का रंग मतलब मुझे, मेरे ऊपर जो श्याम का प्रेम चढ़ गया है। और जब एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि इतने भीगे हुए इसको जो है सो निचोड़ लो, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगा, तो यहाँ पे लाइन कहा गया कि बोरत तो बोरी हो, यानी भीगना था तो भीग गए हो, पर निचोरत बने नहीं। अगर हम निचोड़ देंगे तो हमारा जो है कृष्ण का जो प्रेम है ना, जो कृष्ण का रंग चढ़ा है मुझ पर, वो रंग जो क्या हो जाएगा, उतर जाएगा। इसीलिए सवाल मतलब ये पंक्ति कहा गया, बोरत तो बोरियो पर निचोरत बने नहीं। ठीक है, इसमें होली त्योहार का जिक्र किया गया है। प्रश्न नंबर 24 पे चलेंगे। जहरी जहरी झीनी बूंद है परती मानो में, जहरी जहरी में कौन सा अलंकार है, तो जहरी जहरी देख सकते हैं आप, दोनों में शब्दों का समायोजन एक जैसा है, अर्थ एक जैसे निकलेंगे और बीच में संयोजक चिन्ह है, मतलब समझ में आ गया होगा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार दिया हुआ है। प्रकृति के का सुकुमार कवि किन्हें कहा जाता है, नहीं प्रकृति का प्रेमी कौन है, तो सही जवाब ऑप्शन का सुमित्रानंदन पंत। प्रश्न नंबर 26 क्या कहता है, शहरी संध्या के बाद कविता का मूल स्वर क्या है। इस संध्या के बाद जो कविता है उसका मूल स्वर है ऑप्शन का ग्रामीण जीवन का सामाजिक यथार्थ। इसमें चित्रण किया गया ग्रामीण समाज के बारे में। प्रश्न नंबर 27 कहता है बादल को घिरते देखा है के कवि हैं, तो इसके कवि हैं कौन, नागर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है देखिए यहाँ पे फिर से गद्यांश आ गया, ये आया है बुक से। ठीक है, पढ़कर 28 से 31 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। चलिए पढ़ते हैं। सारा घर मक्खियों से भिनभिना रहा था, आंगन की अलगनी पर कई पैबंद एक गंदी साड़ी टंगी थी, दोनों बड़े लड़कों का वहां कहीं पता न था। बाहर कोठरी में मुंशी जी आंधे मुंह, है ना, आंधे मुंह होकर ऐसी निश्चितता से सो रहे थे मानो 1.5 महीने मकान किराया नियंत्रण विभाग की क्लर्की से उनकी क्या हुई हो, छटनी हुई हो, है ना, छटनी हुई हो, ना हुई हो नहीं, हुई हो। या फिर मानो उसे शाम को किसी काम की तलाश में कहीं जाना ना हो, ऐसे जो है सो क्या है, औंधे मुंह सो रहे हैं। तो यहाँ पे पंक्ति पढ़ने के बाद क्या कहता है कि प्रस्तुत पंक्तियां जो है किस पार्ट से ली गई, अगर आपको पता होगा तो यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कि मुंशी, तो मुंशी जी का नाम, बड़े लड़के, मक्खियों का भिनभिनाना, ये सभी चीज अगर आप पढ़े होंगे स्टूडेंट आपको अपने आप पता चल गया होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ख दोपहर का भोजन। विभाग की क्लर्की से, है ना, विभाग की क्लर्की से किनकी छटनी हुई है, तो मुंशी चंद्रिका प्रसाद जी की छटनी हुई। यहाँ पे नाम दिया मुंशी जी का, है ना, लेकिन मुंशी और भी है तो ये पता चलेगा कैसे कि मुंशी अंबिका है, मुंशी चंद्रिका है। ये जो चैप्टर को पढ़ा होगा, इस जो पंक्ति को थोड़ा वो ध्यान किया होगा, वही बता सकता है। प्रश्न नंबर 30 क्या कहता है, आंगन की अलगनी पर कई पैबंद लगी एक गंदी साड़ी टंगी थी, यह जो साड़ी थी वो किसकी थी। ठीक है, इसका सही जवाब होगा बच्चों सिद्धेश्वरी की, क्योंकि दोपहर के भोजन में जो कहानी है आपका, उसकी जो मुख्य पात्र है वो कौन है, सिद्धेश्वरी है, और इनके पति होते हैं मुंशी चंद्रिका प्रसाद। ये भी बहुत अच्छा स्टोरी है। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 31 पे चलेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक कौन है, तो दोपहर के भोजन के जो लेखक हैं उसका है हरिशंकर परसाई, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ग होगा। प्रश्न नंबर 32 पे चलेंगे। 32 क्या कहता है कि टॉर्च बेचने वाला वायदे के मुताबिक कितने साल बाद उस जगह पहुंचा जहां उसे उसे दोस्त से मिलना था, तो 5 साल के बाद। कितने साल बच्चे, 5 साल के बाद उसको मिलना था और वो मिला भी। ठीक है ना, 5 साल के बाद उसको मिलना था और वह मिला भी। आगे चलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। इसको थोड़ा सा उटपटांग है ये, इसको सही कर देता हूँ। हाँ अब ठीक है, चलिए आगे क्या कहता है, गूंगे को किसने पाला था, तो गूंगे को पाला था बुआ और, ये क्या भैया, नहीं
उफा और बुआ, यहाँ पे क्या होगा, उफा बुआ ने, ठीक है ना। तो इसका 33 का सही जवाब ऑप्शन नंबर घ। प्रश्न नंबर 34 में क्या आएगा कि ज्योतिबा फुले ने किस संस्था की स्थापना की थी, सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। किसने, ज्योतिबा फुले ने। उसकी माँ किस विद्या की रचना है, तो उसकी माँ जो है वो एक कहानी विद्या की रचना है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगला कहता है 36 में भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार है ना, उन्नति के लिए क्या अनिवार्य है, तो उन्नति या भारतवर्ष की उन्नति के लिए जो है जरूरी है जनसंख्या पर नियंत्रण रखना। 37 प्रश्न कहता है अंडे के छिलके किस प्रकार का एकाकी है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ग, पारिवारिक एकाकी है। 38वां प्रश्न कहता है हुसैन की कहानी अपनी जवानी, जवानी नहीं बच्चा, जबानी होता है, ये मिस्टेक बहुत बार कर देते बच्चे लोग, ठीक है ना, अपनी जबानी में हुसैन कौन से बोर्डिंग स्कूल भेजे गए, है ना, तो सही जवाब होगा बड़ौदा बोर्डिंग स्कूल में जो उनको भेजा जाता है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 39 क्या कहता है आधुनिक भारतीय चित्रकला के प्रमुख स्तंभ मकबूल फिदा हुसैन को 1973 में किस सम्मान से अलंकृत किया गया, तो इसका सही जवाब होगा पद्म भूषण से इसको, है ना, अलंकृत किया गया। और प्रश्न नंबर 40 कहता है यहाँ पर क्या कि आवारा मसीहा किस विद्या की रचना है, तो आवारा मसीहा जो है वो एक जीवनी विद्या की रचना है। इसमें किसका जीवनी है आत्मकथा में, तो एक शरत चंद्र, ठीक है, शरत चंद्र नामक एक बहुत ही विद्वान है, लेखक है, कवि है, उनका जो है जीवन परिचय के बारे में दिया गया है। तो आवारा मसीहा जो है इसके, है ना, विष्णु प्रभाकर जी, उनका यह क्या है एक उपन्यास है और उस उपन्यास में जीवनी दिया हुआ है शरत चंद्र का। तो प्रश्न नंबर 40 आपको समझ में आ गया इसका आंसर। तो इस तरह से यहाँ पर जैक के द्वारा जारी किया गया जो 14 प्रश्न थे उसका क्वेश्चन आंसर मैंने क्या किया, अच्छे से करवा दिया। जिस पैटर्न में यहाँ पे दिया हुआ है उसी पैटर्न में आपके एग्जाम में आएंगे। जो प्रश्न यहाँ दिया हुआ है इस पर एक बार आप अच्छे से फोकस कर लें, क्योंकि मॉडल पेपर से भी 2 4 5 प्रश्न क्या हो सकते हैं, मिल सकते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। और भी बहुत सारे मॉडल सेट लेकर के आऊँगा मैं, हिंदी का यहाँ तक कि सब विषय का, और उसका क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा ताकि आप अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर सके, ठीक है बच्चों। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर और एक नए सब्जेक्ट के साथ।